इसी रीजन की वजह से अमित शाह के अंडर में नेशनल सिक्योरिटी एक मजाक बनकर रह गई है। किसान प्रोटेस्ट करे तो उसको खालिस्तान घोषित कर दो, स्टूडेंट एग्जाम में हो रहे स्कैम की अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछे तो पुलिस से मारपीट करवा दो, और लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करें। जो कोई भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपोज करे तो उसको कुछ भी बकवास देकर देश के खिलाफ दिखा दो। देखो आज जो लद्दाख में हो रहा है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे वॉलेंट रूप ले लेता है उसको भी हम कवर करेंगे, और सोनम वांगचुक के बारे में जो भी फेक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है उसको भी एक एक करके डिबंक करेंगे। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें थोड़ा टाइम पीछे जाना पड़ेगा। 2019 में 370 हटाने से पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर को तो अपना खुद का एक लेजिस्लेचर मिल जाता है, लेकिन लद्दाख को कोई लेजिस्लेचर नहीं दिया जाता है। यूनियन टेरिटरीज उन रीजन्स को कहा जाता है जिनको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जो भी उस रीजन के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी, वहाँ उनके खुद की लेजिस्लेचर असेंबली भी है और वहाँ उनके खुद के चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। हालांकि उनका एक स्टेट नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर उनका खुद का एक चीफ मिनिस्टर होता है। किसी रीजन को स्टेट बनाना है या नहीं बनाना, 2 रीजन को कंबाइन करके एक सिंगल स्टेट बनाना है या नहीं बनाना, या फिर सिंगल स्टेट को 2 डिफरेंट स्टेट में डिवाइड करना है या नहीं करना, ये सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2, 3 एंड 4 में लिखा हुआ। 1963 में जब नागालैंड को स्टेट बनाया गया था तब आर्टिकल 3 का यूज किया गया था। 1975 में सिक्किम इंडिया में शामिल हुआ और पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन के 36 अमेंडमेंट के तहत इसको एक फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड को भी आर्टिकल 3 के थ्रू ही बनाए गए थे, जिसमें पार्लियामेंट ने स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया था। तो किसी रीजन को स्टेटहुड का दर्जा देना हो या फिर नहीं देना हो, यह कोई नई बात नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2, 3 एंड 4 का यूज करके उन रीजन को स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। अगस्त 2019 में जब लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था उसके कुछ दिनों बाद ही 11 सितंबर 2019 को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST के द्वारा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। उस मीटिंग में साफ साफ कहा गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 मिनिस्टर ने ग्रीन लाइट दे दी है लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए। इनफैक्ट बीजेपी के द्वारा 2019 इलेक्शन के दौरान प्रॉमिस किया जाता है कि वो लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड करेंगे। उनके मैनिफेस्टो की तीसरी लाइन स्पेशली लद्दाख के लिए डेडिकेटेड थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब सोनम वांगचुक ने खुद ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा था लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के लिए। उन्हें उस वक्त खुद भी लगा था कि शायद अब लद्दाख को 6th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने खुद प्रॉमिस किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आगे 6th शेड्यूल में ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से लद्दाख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लद्दाख को जब से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से वहां पे पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। वहां पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। वहां के लोकल लोगों के पास खुद से कानून बनाने की कोई पावर नहीं है। अगर कल को गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को वहां पे माइनिंग करने के लिए या फिर वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की परमिशन दे देती है तो वहां के लोकल लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का 6th शेड्यूल ट्राइबल पॉपुलेशन को खास तरीके की प्रोटेक्शन देता है। इसके अंडर में ट्राइबल एरियाज खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। ये बॉडीज खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है और अपने क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर सकती है। लोकल लोग अपनी जमीन, फॉरेस्ट, सोशल कस्टम और कल्चर से जुड़े कानून खुद बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी कंपनी बाहर से आकर वहां की जमीन और रिसोर्सेज को एक्सप्लोइट नहीं कर सकती है। लद्दाख की 97% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं कि उनको 6th शेड्यूल में इंक्लूड करके एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाए। आज के समय में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6th शेड्यूल के अंडर आते हैं, इसलिए वहां उनके खुद के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल है जो उनकी ट्राइबल कम्युनिटी, यूनिक कल्चर, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि लद्दाख के लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं। उनको डर है कि अगर उनके रीजन की बायोडाइवर्सिटी, रिसोर्सेज और कल्चर को बचाया नहीं गया तो उनको बहुत बड़ा नुकसान देखना पड़ सकता है। इसलिए लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर लद्दाख में माइनिंग और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने की अनुमति दे दी गई तो क्लाइमेट चेंज, फ्लड और लैंडस्लाइड में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लद्दाख क्लाइमेट के मामले में बहुत ज्यादा वनरेबल है। अगर समय रहते इसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये पूरा रीजन बर्बाद हो जाएगा। इसी डिमांड के लिए 2020 से पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीच बीच में सरकार से बात भी हुई लेकिन कोई सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं मिला।
इसी डिमांड को वापस उठाने के लिए सोनम वांगचुक के द्वारा 10 सितंबर को एक बार फिर हंगर स्ट्राइक की जाती है। सोनम वांगचुक के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एक ऐसा एजुकेटर, इनोवेटर, एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट जो पूरे इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर प्राउड फील करवाता है, उसको किस हद तक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 24 सितंबर को वायलेंस होने से पहले यह पूरा प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था। जिस दिन ये वायलेंस हुआ था उससे पहले वाली शाम को 2 प्रोटेस्टर हंगर स्ट्राइक के चलते हुए हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जिससे लोकल शट डाउन कर दिया जाता है। प्रोटेस्टर्स सरकार के खिलाफ बहुत गुस्साते हैं और उन्हें लगा कि पीस अब काम नहीं कर रहा है। अगले दिन प्रोटेस्टर करंट प्रोटेस्ट साइट से उठकर बीजेपी ऑफिस के सामने जाकर प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। लोकल बॉडीज के अनुसार प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने डायरेक्ट फायरिंग की थी। कोई वार्निंग नहीं दी गई, ना टीयर गैस का यूज किया गया और ना ही वाटर कैनन का यूज किया गया था। नो वार्निंग, डायरेक्ट फायरिंग। इसके बाद ये प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ले लेता है। इस वायलेंस में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इन 4 लोगों में से 3 की उम्र तो 25 साल से भी कम थी और जो चौथे व्यक्ति थे वो थे सेवांग तारचिन, जो पहले आर्मी में रह चुके हैं, जो कि 1999 के कारगिल वॉर में फ्रंट लाइन पर लड़े थे। उनके पिता ने भी कारगिल में लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके बेटे ने 3 महीने तक फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान उसको मार नहीं पाया, लेकिन आखिर में उसको मारा गया तो उसके खुद की फोर्सेस के द्वारा। सोच सकते हो उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा में लगा दी थी। मुझे तो डर इस बात का है कि जिस तरीके से फेक प्रोपोगेंडा सोनम वांगचुक के खिलाफ फैलाया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सेवांग तारचिन को भी पाकिस्तान एजेंट बता दिया जाए। जैसे सोनम वांगचुक को इस वायलेंस के बारे में पता चलता है, वो तुरंत अपने हंगर स्ट्राइक को कॉल अप कर देते हैं। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने खुद इस वायलेंस की निंदा की है। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट है। अगर आप लोग नहीं जानते कि सोनम वांगचुक कौन है, तो यहाँ बताना जरूरी बनता है कि सोनम वांगचुक वही इंसान है जिनसे 3 इडियट्स के रणछोड़ चाचन उर्फ रेंचो कैरेक्टर को डिजाइन किया गया है। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो बताने की जरूरत नहीं है कि जिसने भी इस मूवी को देखा होगा वो कितना इंस्पायर्ड फील किया होगा, कितना मोटिवेटेड फील किया होगा अपने पैशंस को फॉलो करने के लिए। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। रेंचो ने जो काम मूवी में करके दिखाया था वही काम रियल लाइफ में सोनम वांगचुक ने करके दिखाया है। उन्होंने सेक मॉल, HIAL जैसे कार्बन न्यूट्रल सोलर बिल्डिंग्स का निर्माण किया है। 2021 में देश के जवानों के लिए मोबाइल सोलर पावर टेंट भी बनाए हैं, जिससे -14 डिग्री में भी हमारे जवानों को रहने के लिए एक वार्म और कंफर्टेबल जगह मिल पाए। तो अभी बाहर धूप जा चुकी थी और आपने देखा बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर अंदर बिल्कुल शांत है और तापमान मैं देख रहा हूँ 19.6 है। लद्दाख में वाटर क्राइसिस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने आइस स्तूपा के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उनके इन्हीं इन्वेंशन की वजह से उन्हें रेमन मैग्सेसे यूनेस्को द ग्रीन टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। मजेदार बात यह है कि अगर आपको सेकमोल स्कूल में एडमिशन लेना है तो आपको फेल होना पड़ेगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये स्कूल स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बार बार एग्जाम में फेल होते हैं, लाइफ में कुछ स्किल गेन नहीं कर पाते हैं। तो हमने सोचा 25% भी फेल नहीं होने चाहिए, उनके लिए भी एक अवसर होनी चाहिए, तो एक अलग सा विद्यालय बना। सोनम वांगचुक के द्वारा इस स्कूल को बनाने के पीछे का पर्पस भी यही था। सोसाइटी में एग्जाम में फेल होना एक फेलियर की तरह देखा जाता है, लेकिन वो इसको चेंज करना चाहते थे। उनका मानना था कि जो स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ करते थे, उनको अगर प्रॉपर गाइडेंस और अच्छे से पढ़ाया जाए तो वो भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने मार्क्स से ज्यादा स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ पर फोकस किया। यही रीजन है कि जहां 1996 में 100 में से 95 स्टूडेंट फेल हुआ करते थे, आज वही संख्या घटकर 25 पर आ गई है। कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे तो वो एक पाकिस्तान एजेंट है। कोई सेंस है इस बात का? ये बात सच है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, लेकिन क्यों गए थे इसकी बात कोई नहीं कर रहा। इस साल के फरवरी में पाकिस्तान में ब्रीथ पाकिस्तान नाम से एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस डॉन मीडिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। उसको अटेंड करने के लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। इनफैक्ट वहां जाकर सोनम वांगचुक ने पीएम नरेंद्र मोदी के इनिशिएटिव मिशन लाइफ को हाईलाइट भी किया था और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। Many world leaders are now denying climate change even. I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission Life. लेकिन सोशल मीडिया पर क्या फैलाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे तो एक पाकिस्तान एजेंट है।
इससे आप उन लोगों के IQ भी गेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यही बात फैलाई जा रही है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे। क्यों गए थे कोई बात नहीं कर रहा, वहां की वीडियो कोई सर्कुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है अगर वीडियो सर्कुलेट हो गई तो वो लोग जो फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं वो पूरे का पूरा बर्बाद हो जाएगा। सोच सकते हो कितना नीच लेवल का उनका IQ हो सकता है, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा सकते। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपने प्रेस रिलीज में सोनम वांगचुक को प्रोएक्टिव स्पीच कहकर सारा इल्जाम उन पर डाल दिया। लेकिन असलियत ये है कि आप जितने भी वीडियोस देखोगे आपको सोनम वांगचुक पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। पिछले 5 सालों से जो पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे थोड़ा सा वोलेंस हुआ सारा का सारा इल्जाम सोनम वांगचुक पर डाल दिया गया। वैसे मैं वोलेंस का टोटली अगेंस्ट हूँ, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो प्रोटेस्ट पिछले 5 सालों से पीसफुली किया जा रहा था, प्रोटेस्टर्स के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, बार बार अपील करने पर भी बातचीत को डिले करना, इन सब का रिजल्ट था ये वोलेंस। पिछले 5 सालों से चल रहे सीक्वेंस ऑफ इवेंट का नतीजा था ये वोलेंस। इस वोलेंस का पूरा जिम्मा सोनम वांगचुक के ऊपर डालकर उन्हें NSA के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इसके पीछे रीजन दिया गया है कि सेकमोल के द्वारा 4.93 लाख रुपीस ट्रांसफर हुए स्वीडन बेस्ड एक NGO से, और इसको नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट बोलकर लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। लेकिन असल बात यह है कि MHA ने इस डोनेशन को मिस इंटरप्रेट किया है। यह फंड ट्रांसफर सोवरेनिटी ऑफ इंडिया पर स्टडी करने के लिए नहीं, बल्कि फूड सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हुए थे। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इसको अवेयरनेस ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के बजाय स्टडी एंड सोवरेनिटी ऑफ इंडिया बताकर सेक्शन 12(4)(f)(1) के एक्ट का वोलेशन बताकर सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। TMC लीडर बताते हैं कि इसी रीजन की वजह से अमित शाह के अंडर में नेशनल सिक्योरिटी एक मजाक बनकर रह गई है। जो कोई भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपोज करे तो उसको कुछ भी बकवास देकर देश के खिलाफ दिखा दो। किसान प्रोटेस्ट करे तो उसको खालिस्तान घोषित कर दो। स्टूडेंट एग्जाम में हो रहे स्कैम के अकाउंटेबिलिटी के बारे में पूछे तो पुलिस से मारपीट करवा दो, और लोग अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करे तो उनको एंटी नेशनल साबित करने पे लग जाओ। अगर सोनम वांगचुक चाहते तो किसी और कंट्री में जाकर ऐसे आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने लोकल कम्युनिटीज के बारे में सोचा, उन्होंने अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। लेकिन आज उसी सोनम वांगचुक को ये लोग देशद्रोही बनाने पे लगे हुए। फिर सवाल करते हैं कि इंडियंस इंडिया को छोड़कर बाहर की कंपनीज में जाकर उनके CEO बन जाते हैं और उन कंपनीज को आगे बढ़ाते हैं। अगर एक सच्चे देशभक्त को इस तरह से ट्रीट करोगे तो कोई भी इंडिया में नहीं रहना चाहेगा। पिछले 5 सालों से जो पीसफुली प्रोटेस्ट किया जा रहा था, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको कवरेज नहीं दी, लेकिन जैसे थोड़ा वोलेंस होता है सारे के सारे मेन स्ट्रीम मीडिया सोनम वांगचुक को बदनाम करने पे लग जाती है।